कि आप पीडियाट्रिक सर्जन फिजिशियन भी हैं और दूसरा जो है वो आप एस्थमा, एलर्जी और रेस्पिरेटरी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। लोगों का कहना यह है कि पीसीआर हम ना करवाएं, डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आई गेस तो अब तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ईसा लेबॉर्ट्री ने भी स्टार्ट किया है, मुख्तलिफ और भी निजी लैब्स हैं जिन्होंने ये टेस्टिंग कैपेसिटी स्टार्ट की हुई है, कोई ये जो टेस्ट है वो करना शुरू कर दिया। पीसीआर करवाने का फायदा क्या है? क्योंकि देखिए अब जो हमारे पास एक तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स जहां पर वेंटिलेटर्स हैं, रेस्पिरेटरी की जितनी भी इमरजेंसी के लिए आपके पास क्रश के लिए जो भी सहूलियात फराहम कर रहे हैं उनके पास एक तो जगह नहीं है, और उनकी शर्त यह है कि आपके पास अगर पीसीआर पॉजिटिव होगा तो ही हम लोग आपको स्पेस देंगे, और पीसीआर आने के लिए 24 आवर तो रिक्वायरमेंट होती ही है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या वो लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको भी पीसीआर करवाना चाहिए, या तो फिर जो एक्सपोज हुए हैं वो भी करवाएं? क्योंकि लोगों के अंदर ये खौफ और हरास भी है कि आया कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो ये भी मसला होगा, पूरी फैमिली को हमारे टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमारा रिकॉर्ड चला जाएगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक हमारे लिए एक और बड़ा मसला है। मेरे रिसेंटली कुछ कोलिग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पीसीआर नहीं हुआ था पर सिम्टम्स बहुत पीक पर थे। उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ गई कि पीसीआर नहीं था तो हॉस्पिटल में बेड लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। देखें, फरहान भाई ने बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आपको बताई कि किस तरह एक लैब और एक फिजिशियन का ताल्लुक बनता है। लैब और फिजिशियन का ताल्लुक बहुत एक गहरा ताल्लुक है। कहते हैं ना कि इट्स एन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिलके एक पॉजिटिव बनता है। एक पेशेंट आता है फीवर के साथ और माइल्ड सा फ्लू है या कफ है या इसको एक कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर्स को एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए कंसल्टेंट हम लोगों को समझा रहे होते हैं और डॉक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं कि यार पहले एक पेशेंट आया है, उसको आप पहले ये डायग्नोस करें, इसको डिफरेंशिएट करें कि आया ये वायरल है या बैक्टीरियल है। पहले तो आप तुक्के में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जितने भी कुछ अताई डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो आगे की तरफ बढ़ के पढ़ते नहीं हैं, जैसे फरहान भाई ने कहा कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे जो इलाज वाले जो तरीका था वो नफ्स देख के जो है वो कर लेते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स ये जो पुराने जो ज़माने के अभी भी डॉक्टर्स हैं वो भी अभी उस की तरफ रागिब नहीं है कि आपको किस तरह लेके चलना है। कुछ फीवर्स बहुत पुराना चल रहा है तो आपको ब्लड जो सीबीसी है, सीआरपी है, नए नए टेस्ट आ रहे हैं इन्फेक्शंस के देखने के लिए, ब्लड कल्चर्स हैं जो आप टाइफॉइड को देख रहे हो, तो यानी पहले तो आपको बैक्टीरियल और वायरल को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। आपने यहाँ पे वायरल और बैक्टीरियल को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने सिम्टम्स देखे कि आया कि वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है। फिर अगर वो पेशेंट टॉक्सिक है तो आपने बैक्टीरियल की तरफ जाके उसको टेस्ट करवाया और आपने उस तरह ट्रीट किया। अब आ जाए वायरल है तो आपको वायरल की तरफ जाना है, अब उसके सिम्टम्स देखना है। आपके सिम्टम्स में अगर वो कोरोना के साइड पे आ रहे हैं या फ्लू के साइड पे आ रहे हैं या कोई और भी वायरल इन्फेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो आपने उस टेस्ट की तरफ जाना है। अब आपके सवाल पे आया पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल टेस्ट होता है जो आप नाक के जरिए और मुंह के जरिए करते हैं। हमारे स्वैब्स लेते हैं, नाक के नेजल स्वैब्स लेते हैं और वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रेशो होता है कि वो वहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे गले में और हमारे नाक के ऊपर के साइनसेस वाले एरिया में। उसका तरीका ये है कि आपने वो पहले कराना है, लेकिन अब मसला ये है कि जैसे फरहान भाई ने बताया कि लोग करते क्या हैं कि आप जिनकी काउंसलिंग 15-15 मिनट की आप क्लिनिक में कर रहे हैं, अगर फ़ोन आ रहा है तो आप उनको काउंसलिंग में ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ये टेस्ट की तरफ चले जाएं, तो वो आपको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे निस्बतन कि आप उनको कोविड की तरफ रागिब कर लें, क्योंकि आपका भी एक डॉक्टर है, आपका भी वक्त की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर को ये एक परेशानी दुश्वारी आ रही है कि पेशेंट्स फोन कर रहे हैं, पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे हैं, उनको कन्विंस किया जा रहा है लेकिन वो उस तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं कि आप पीसीआर की तरफ जाएं, क्योंकि आपके पीसीआर की अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपके जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको आपको आगे की तरफ प्लान अप्स करना है। प्लान अप में पहले है आइसोलेशन और क्वारंटाइन एरिया। आइसोलेशन मीन्स कि आप अपने घर में रहें, अगर बड़ा घर है तो आप बड़े घर में रह गए,
अपने रूम में, हो सकता है कि आपको फैसिलिटी बाहर की जाए कि आप बाहर ना निकलें और अंदर भी ना आए कोई। और आइसोलेशन सेंटर्स जो बने हुए हैं, जो क्वारंटाइन एरियाज हैं, उसमें आप रहने के लिए, अगर आपका छोटा घर है तो वहाँ चले जाएं। ठीक। अगर आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा इंटेंसिव केयर आपको एंटरटेन कर सकता है या कहाँ जगह है। प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि देखें, प्लेस, आपने जैसे कहा कि आजकल प्लेस नहीं है, प्लेस नहीं है, इसका बेटर ये है कि यू स्टे एट होम, स्टे सेफ, निस्बतन का आप लोगों में जा रहे हैं और इन्फेक्टेड हो जाएं। अब आ जाए नेक्स्ट टेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ईजीएस्ट वे में किया और कंपनीज ईसा लैब से भी करवा रही है। अब जो नया इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया है, दैट इज एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में जो होता है वो होता है आईजीएम और आईजीजी। अब आईजीएम और आईजीजी में दो डिफरेंस हैं। अभी आईजीएम क्या होता है, आपके रिसेंट इन्फेक्शन को डायग्नोस कर रहा होता है, और आईजीजी आपके पुराने इन्फेक्शन को डायग्नोस करता है। आया कि कोरोना कोविड-19 से आप आईजीजी पॉजिटिव हो गए हैं, अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, या आपने कोविड यानी कोरोना के शेप का कोई भी इन्फेक्शन सार्स या मार्स से लेके आप इस जमाने में आ गए हैं, हो सकता है वो एंटीबॉडीज आईजीजी अगर उस शेप की मौजूद हैं, तो कहा जाता है WHO की तरफ से कि आप एक सेफेस्ट जोन में हैं। अगर आप अब वो एंटीबॉडीज लेके अगर आप बाहर की तरफ जा भी रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन अटैक ना करें और आप सेफेस्ट तौर पे आप मार्केट में घूम भी रहे हैं, तो आप इजीली काम भी कर सकते हैं और इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं और इजीली अपने कारोबार को खोल सकते हैं। ठीक है। तो ईसा लैब की तरफ से जो ये जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं और ये जो डायग्नोसिस हो रही है, कौन सी आईजीजी एंटीबॉडीज और आईजीएम एंटीबॉडीज जो किट की सूरत में की जा रही है, शायद वो एलाइजा पे नहीं की जा रही हैं, वो किट की सूरत में की जा रही हैं। ठीक है। उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपके आईजीजी लेवल जो हैं वो कराने से आप सेफेस्ट साइड पे बहुत सारे लोगों को बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर वेंटिलेटर से सवाल आया कि आपकी स्पेशलिटी फिर रिस्पिरेटरी की है, आप एस्थमा के अंदर और जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। वेंटिलेटर्स का कितना फुकदान है, और खुदा न ख्वास जिस तरह के हालात हो गए हैं और जिस तरह बेड्स नहीं मिल रहे, अल्लाह ना करे ये जो है वो केसेस में और मज़ीद इजाफा होता चला जा भी रहा है और बढ़ता गया, तो क्या नुकसान हो सकता है हमारा? देखें फलक, प्रॉब्लम हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स का नहीं है, हमारे यहाँ है आगाही का। जैसे फरहान भाई ने बताया, आगाही स्टार्ट होती है क्लास प्री नर्सरी से और वहाँ से टीचिंग का निज़ाम शुरू होता है। अगर ईसा लैब ने एक आगाही का प्रोग्राम शुरू किया है तो मैं फरहान भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगाही का प्रोग्राम हम तो कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स, आप लोग, सोशल नेटवर्क, हर चीज़, लेकिन जो तालीम का मयार है, जब वहाँ से अगर हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, वहाँ से एजुकेशन लेवल लोगों को ये बताया जाए कि आगाही है क्या चीज़, तब जाके हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं। आज फिर दोबारा आपके वेंटिलेटर्स का, वेंटिलेटर्स इज़ नॉट ए इशू। वेंटिलेटर आज नहीं, मैं 5000 वेंटिलेटर्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। नो डाउट इस क्राइसिस के दरमियान में हमने हमारे स्टूडेंट्स, जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, सल्यूट टू देम कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए जिनसे एक। पर सर पीसीआर, मेरे ख्याल से डॉक्टर इब्राहिम आपसे सवाल है, पीसीआर आई गेस तो हम सबको कराना चाहिए एक जिम्मेदार शहरी होने के खातिर, क्योंकि सर से बहुत सारे एक साथ प्रोग्राम किए हैं, सर ने हमेशा इस बात की आगाही प्रोवाइड की है कि हम यंगस्टर्स जो हैं उसमें सिम्टम्स आते ही नहीं हैं ऑलमोस्ट। आपके 60% टू 30% लोगों के अंदर, तो 30% लोगों में तो आपके सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। इफ़ वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, अगर हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, तो क्या हमें, अगर इतना एक्सपोज हो रहे हैं हम लोग, बहुत मतलब मैं एज अ मीडिया पर्सन या फिर एक डॉक्टर, हॉस्पिटल्स में मेरा एक्सपोजर है, तो मेरे अलावा भी जो लोग इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या उनको पीसीआर करवाना चाहिए वक्तन फवक्तन, क्योंकि और लोगों को भी तो आप ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखें, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, हर पेशेंट को आप पीसीआर नहीं करा सकते, क्योंकि कोविड का एक लिस्ट है, हर हॉस्पिटल के पास एक लिस्ट है, जैसे ईसा लैब के पास भी एक लिस्ट है, हमारे पास भी एक लिस्ट है, और उस क्राइटेरिया पे इतने पॉइंट्स आने चाहिए एज ए मेडिकल। 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट में से अगर आपके 9 पॉइंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, देन यू विल गो टूवर्ड्स द पीसीआर टेस्ट। अगर वो पॉइंट्स कम हैं, 2 to 6 हैं, तो आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। ठीक है। अब जो
इन जो लाइव कॉलर का जो सवाल था, उनका सवाल का जो आंसर मैं ये देता हूँ कि ये आजकल हर कंपनी जो बड़ी बड़ी जो हुकूमत सिंध ने या हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसिलिटी की है, वो एक बहुत बेसिक टेस्ट स्टार्ट की है जो ईसा लैब भी कर रही है। उसमें यह है कि आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, और इसमें हर एक को पीसीआर की तरफ नहीं जाना। पीसीआर इज ओनली फॉर दैट पेशेंट्स जिसकी साइंस एंड सिम्टम्स आर पॉजिटिव। अगर आपको प्रोफाइलिक टेस्ट कराना है, अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं, अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं और अगर आपको किसी से लग गया है या आप को माइल्ड सिम्टम्स है, बिल्कुल अगर हल्की सी खांसी है या आपकी शक व शुबात की वजह से अगर आपका कंसल्टेंट कह रहा है कि आप वो टेस्ट करा लें, तो देन यू हैव टू गो फॉर टुवर्ड्स द IgG IgM एंटीबॉडीज की तरफ आप जाएंगे, या एंटीबॉडीज जो फरहान भाई ने बताई वो एंटीबॉडीज कराएंगे, जो फुल कवरेज ऑफ एंटीबॉडीज का टेस्ट आप कराएंगे। अदरवाइज आपको पीसीआर हर पेशेंट का नहीं। ठीक है सर, एक और दूसरी बात मुझे ये बताएं, अगर कोई पेशेंट बहुत सीवियरली यानी कि बहुत सिक है, कोविड अगर उसके ऊपर बुरे तरीके से ARDS की फॉर्म अख्तियार कर गया है या फिर वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लेकर गया है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि सर से भी मेरी पहले बहुत डिस्कशन हो चुकी है, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो हर किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं होती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको जो है वो बीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया हॉस्पिटल में, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो है पैंडेमिक है, पहले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इस चीज को देख रहे हैं, तो फैमिलीज भी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो थोड़ी गाइडेंस के लिए जो है मुझे जरूर इसके बारे में बताइएगा। पर इसके बारे में डिटेल में पूछूंगी, एक ब्रेक की चार्ज चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, कि अगर कोई पेशेंट जो है वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, फैमिलीज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह जो अपने पेशेंट को सेव कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमें अप्रोच करना चाहिए। जी सर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और पेशेंट्स के लिए या घर की गाइडेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आप घर में कुछ चीज़ें लेके रख सकते हैं प्रोफाइटली। तो देखिए, ये पैंडेमिक सिचुएशन में किसी के घर में किसी के रिश्तेदार को कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप कुछ चीज़ें घर पे लेके रखें। एक तो जो मॉनिटर्स होते हैं, छोटे मॉनिटर्स, फिंगर प्रोब्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन आप देख सकते हैं। अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है, आपको लग रहा है कि यार मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या आपका डॉक्टर कहता है कि आपको ऑक्सीजन किस वक्त हमें चेक करनी है? सैचुरेशन का मोबिलाइजेशन पे करना है या सोने के बाद उठ के करना है, किस वक्त? क्योंकि सम टाइम कुछ पेशेंट होते हैं COPD भी होते हैं, दैट्स स्मोकर्स, प्रीवियस स्मोकर, स्मोकर, उसके अलावा और भी जो आपकी इंटरस्टिशियस लंग डिजीज हैं, डिफरेंट तरह की लंग डिजीज हैं, उसमें तो आपको ऑब्वियसली बात है, जब आपकी 50 क्रॉस एज होती है तो आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप लोगों को यही हम बताते हैं कि आप अपनी रेस्पिरेशन को, अपनी सैचुरेशन को आप मॉनिटर करते रहें। तो किस वक्त सर करनी चाहिए? देखिए, मेन तो ये है कि जब भी आपको फील हो कि आपको अंदर से डिस्निया फील हो रहा है, ऐसे सांस, व्हेन यू फील दैट कि आपको बड़ा जोर लगा के आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी अंदर कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो आपका मतलब है कि इसमें आपकी ऑक्सीजन की लेवल जो है नीचे कम हो रही है। आपने वो प्रोब जब लगाया तो प्रोब इज अ रेज, बेसिकली रेड और ग्रीन सिग्नल्स जो हैं आपके ऊपर नीचे पे आके। अच्छा सर, प्रोब में सॉरी टू इंटरप्ट यू दैट कि कुछ लोगों के अंदर प्रोब सैचुरेशन में भी प्रॉब्लम होता है, सम नेल पेंट्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ आपके हाथों पे आपके कोई ऑइंटमेंट्स हैं उसकी वजह से भी प्रोब आपको नहीं कर सकता, तो उसका क्या हल होना चाहिए? पहले तो आपको नेल पॉलिश होती है वो नहीं लगानी होती है, तो आपने प्लेन क्लियर आपने अच्छी तरह इसको स्प्रिट साफ से साफ कर लिया और उसके बाद अपनी प्रोब लगा दी। छोटी सी प्रोब मिलती है, बहुत महंगी नहीं है, कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए की प्रोब होती है। एक तो वो आपको घर पे रखनी है और उसको आपको मॉनिटर चेक करते रहना है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको पैनिक नहीं होना। पहले तो ये है कि डोंट बी पैनिक, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जो हमने हर वक्त बता रहे हैं कि आइसोलेट योरसेल्फ, स्टे सेफ एट होम, आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड सैनिटाइज करना है, दूर रहना है लोगों से। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने ये छोटी सी प्रोब आपने घर पे रखनी है। मेरी मशवरा ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स छोटे मिलते हैं या रेस्पिरेटर्स मिलते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं, आप हॉस्पिटल की एक्सपेंडिचर से कम वो चीज़ आप घर में लेके भी खरीद के रख सकते हैं। कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो हैं वो आपको रेंट पे भी वो चीज़ें दे रहे होते हैं, तो पहले से थोड़ा सा
प्रीपेयर्ड होके थोड़ा सा आवाम के लिए एक मशवरा है कि प्रीपेयर्ड आप घर पे वो चीजें रखें। एक तो आपने ऑक्सीजन की प्रोब रखनी है, दूसरा रेस्पिरेटर नहीं है आप नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, एक छोटा सा सिलेंडर या बड़ा सा सिलेंडर या ऑक्सीजन के मास्क हैं, या आपने जो कुछ चीजों की दवाएं हैं जैसे अस्थमा की जो दवाएं होती हैं वो चीजें आपने घर में रखनी है। दूसरा आपको कुछ हेल्दी डाइट्स लेनी है, हेल्दी डाइट्स, उसमें आपके विटामिन डी के लेवल्स you need to avoid the oily and this type of things। विटामिन डी के लेवल को बढ़ाएं, विटामिन ए के लेवल को बढ़ाएं, A को और C को, ठीक है, और सी को और जिंक के लेवल को। तीन चीजें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती है, वो चीजें बढ़ाएं। दूसरा एक फरहान भाई का एक नुस्खा है जो उन्होंने यूएसए में जी, वो अदरक वाली चाय और कलौंजी माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है। और अल्लाह का सर इसको तो मैं चाह रही हूँ कि इसको पैकेट्स में बना के हम इसको कमर्शियल करना शुरू कर दें इस साल आपके लैब के नाम से। बिल्कुल, तो और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट वेव बहुत है, हीट एग्जॉशन घर में बहुत हो रही होंगी क्योंकि पंखा जब चल रहा होता है तब भी आपका पसीना गिर रहा होता है। तो स्टे हाइड्रेटेड विद एक अच्छा सा आप वो कंटेनर में जूस रोज बना के रखें जिसमें तुक मलंगा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर आप स्टे कीप मूविंग। कोरोना में सबसे खास बात, तीन चीजें आपको बता दूं, अगर आपको खुदा ना खास्ता ये सिम्टम हो गए, आपने मैंने कहा कि दो तीन चीजें तो आप घर पे लेके रखें। दूसरा, आपको अगर आप चल सकते हो तो बैठो नहीं, लेट सकते हो तो लेटो नहीं, और स्टे मूविंग। अगर आप मूव कर सकते हो मूव करो, अगर आप बैठ सकते हो तो बैठो, तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो थोड़ा सा चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the mechanism behind it? Because you know that when the patient is suffering from the respiratory distress and when वो ऑक्सीजन ऑलरेडी उसको नहीं पहुंच पा रही तो वो मोबिलाइज करेगा तो उसको तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो सर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बताइएगा मेरे व्यूअर्स को। इसमें क्या होता है कि आप जब मूव करते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट मूव कर रही होती है। आप खड़े होते हैं तो आपकी सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक आपकी, और जब आप वॉक करते हैं तो आपकी सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूम रही होती है। आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है, जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा वो लंग में भी ज्यादा पंप कराएगा। तो जब एक्सेस यूज ऑफ आपके ऑर्गन्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। फिर आप एक रोजाना सनशाइन जरूर लें विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए। एक्सरसाइज जरूर करें, अगर आप एक्सरसाइज हैवी नहीं करें लाइट कर लें, लाइट नहीं तो वॉक कर लें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 6 सनराइज जो होते हैं डॉक्टर्स के। ठीक है सर, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आ गया और उसको सिम्टम्स भी आ गए, डिस्निया हो गया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, उसमें सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, आपको तफ्तीश करवानी है कि आपको आया कि ये क्या बर्ड्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपने एक बात बताई कि किसी को सीओपीडी है, किसी को अस्थमा है, आपको डिफरेंशिएट सिर्फ एक कंसल्टेंट या प्रॉपर एजुकेटेड डॉक्टर कर सकता है कि आपको आया कि कोविड है या फिर आपको दूसरे प्रॉब्लम्स है। तो पहले तो आपको उन चीज़ों को तफ्तीश करानी है और फिर आपको उस प्लान के हिसाब से टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद देन यू डिसाइड योर सेल्फ कि आपको कहाँ आइसोलेट होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये है कि आप जब घर पे हैं तो आप लोगों से दूर रहें। लोगों को आप अगर हल्की सी खांसी भी है तो यूज योर मास्क इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप बात भी कर रहे हो क्योंकि ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे थूक के लबाब से ज्यादा फैल रहा होता है। म्यूकस से आपका ज्यादा म्यूकस से, प्लस साथ में आप जब करीब। सर आपकी जो है वो एक्सपर्टीज ही लंग्स की है, तो बताइएगा जो पेशेंट सीओपीडी है या फिर जो क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो उसमें आफ्टर 50 या फिर यंगस्टर की भी बात करें तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होना जरूरी है? देखें, अगर लंग की कैपेसिटी छोटी हो गई, अगर एक्सरे में आपके लंग की कैपेसिटी छोटी है और आपके जो रेस्पिरेटरी से जो आपकी जो रेस्पिरेटरी मीटर जो होता है, अगर उसके लेवल्स आपके बॉल्स लेवल जो है वो 2 या 3 पे आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी सैचुरेशन 92-93 ही रहेगी। लेकिन साथ में अगर कोविड हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो 80s में चली जाएगी। सही है। तो यू नीड ऑक्सीजन। तो आपको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो आपके ऑक्सीजन लेवल उसमें क्लियर होगा। लेकिन अभी मैंने कुछ एबीजीज ऐसी भी देखी हैं जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस में कि इसमें CO2 लेवल अचानक जो है वो नीचे आ जाता है। वो तो टैकिपनिया होने की वजह से होता है। और उसमें आपको जो रेस्पिरेटरी जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं उसको ऊपर करने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको रीब्रीदिंग बैग की जरूरत होती है। तो वो हम आजकल हॉस्पिटल्स में ये भी है कि बहुत सारे इक्विपमेंट इस तरह तैयार कर रहे हैं कि अगर छोटे मोटे मर्ज के साथ भी ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है तो हम इनको एंटरटेन
रूम्स में भी कर सकते हैं। रीब्रीदिंग बैग्स और के को थ्रू। घर पे भी इसी तरह ट्रीटमेंट दे देते हैं कि आपको ये रीब्रीदिंग बैग नहीं निकालना है या ऑक्सीजन आपको रखना है और आपके लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन को 90 से अबव रखना है। सर इंक्यूबेशन पीरियड में कितना टाइम लगता है? लेट सपोज अगर पेशेंट कोई एक्सपोज हो गया कोविड से, अब कोविड तो उसका नेगेटिव आ गया, पर एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोविड से तो उसने बीट कर लिया, इंक्यूबेशन पीरियड भी खत्म हो गया, निकल गया, पर उसके लंग्स अभी भी बहुत डैमेज है, फाइब्रोसिस हो गए, तो इसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो आपको इंटेंसिव केयर की नीड पड़ती है बहुत लंबे अरसे, या फिर आपको फिजियोथेरेपी, जो चेस्ट फिजियोथेरेपीज होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की ज़रूरत होती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक और ये लेवल्स को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो आपके लेवल्स को लेके चलते हैं। तो आप जब और एक्सरसाइजेज ऑफ लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग्स एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री हो गई, रीब्रीदिंग हो गई, चेस्ट फिजियोथेरेपीज बहुत चेस्ट फिजियोथेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने की। तो जहां आपने ऑक्सीजन, अच्छा इसमें एक चीज छोटी सी बता दूं जो फरहान भाई ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स में लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग उधर जो है कैटेगरी ए में है, अगर जिसमें कुछ सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आया है और वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव है और दूसरा भी कोरोना पॉजिटिव है तो एक दूसरे को कोरोना नहीं लगा सकते। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यार कोरोना के पेशेंट है, वहां तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करने की बात है कि आपके वो आराम से अपने आप को सिर्फ आइसोलेट सर एक मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दीजिएगा। देखिए मुख्तसर का मैसेज यही है कि फरहान भाई ने जिस तरह कहा कि जो प्लाज्मा जिनको कोरोना हो चुका है, हमारी इल्तिजा है मेरी तरफ से और डॉक्टर फरहान की तरफ से, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है आवाम को, जिनको कोरोना हो गया है, उनसे रिकवर हो गए हैं, वो प्लाज्मा अपना जाके ब्लड डोनेट करें प्लाज्मा के लिए, क्योंकि वो प्लाज्मा से बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। तो इससे रिक्वेस्ट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप वो सदका जारिया कर सकते हैं। लोग सदका ढूंढ रहे होते हैं कि सदका हम कैसे करें, तो इससे बेहतर और अच्छा सदका नहीं हो सकता हमारी बॉडी का। बिल्कुल।